Hello everyone, myself Pragati Agrawal. Hope you all are safe and staying at home. Let's start today's class of macroeconomics. Okay, see, as we were learning the chapter that is mentioned here, money and banking, and we have took the topic money, and where we have covered in our previous class about the money and evaluation of money, functions of money and forms of money, that we have covered in our previous class. If you have not remembered, then let me revise it quickly. That we have learned that what is the proper meaning of money and how it has been used for as a medium of exchange in nowadays, and how it has been evaluated from the barter system to the current system of net banking, of e-transactions, right? We have learned about the functions, different functions. We had categorized the functions of money into two categories, that is primary and secondary functions. Remember, exchange of money, medium of money, and you have learned measure of value, store of value, transfer of value, standard of deferred payment, that you have learned, right? Forms of money also you have learned about the commodity money, about the credit money, right? Chale. Last topic is that we are going to cover in our today's class about the supply of money, right? So let's start. Here it is mentioned money, where we are taking the subtopic money supply. What does it mean? Read it carefully. It refers to the total volume of money. It refers to the total volume of money held with the public. किसके पास? Public के पास. At a particular point of time. मतलब whenever we calculate, जब भी हमें ये पता करना हो, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हों कि हमारे यहाँ की पब्लिक के पास कितना वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कितना मनी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मीन्स whenever we calculate the volume of money held with the public at a particular point of time. अब आपको याद हो कि in the starting of the nation income we have learned two concept, stock and flow concept, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि flow the concept which is used to measure the thing for the particular period of time, and the stock is the concept that is used for calculation of anything at a particular point of time. उसको क्या बोलते थे अपन? स्टॉक, यानी जो चीज़ पर्टिकुलर एक ही डेट पर कैलकुलेट की जाए, एक ही पॉइंट पर कैलकुलेट की जाए, वो स्टॉक, और जो टाइम पीरियड के दौरान कैलकुलेट की जाए वो फ्लो. तो मनी सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है. मतलब शॉर्ट समराइज, हमें ये पता करना हो कि हमारी इकोनॉमी में आज अगर सपोज करिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को मेरी इकोनॉमी में कितना मनी है जो कि सर्कुलेशन में है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई के तौर पर है, मुझे ये पता करना हो. तो ये क्या हो गया? एक डेट को 1 जनवरी को मुझे जानना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टॉक हो गया. क्लियर? अब क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. इतनी बड़ी इकोनॉमी जहाँ पे 125 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, लेकिन हमारे यहाँ की इकोनॉमी की बात नहीं है, अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमीज़ में ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है कि आपका मनी सप्लाई मुझे पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना हो. तो इसके कुछ मैथड्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. उससे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा. देयर आई हैव मैंशन अ स्मॉल टॉपिक दैट इज़ मैंशन हेयर, डिपॉजिट्स. क्या है आपका? डिपॉजिट्स. क्या होता है कि कई बार हम बैंक में जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया पैसे डिपॉजिट करने आए हम. ठीक है, ओके. वो पूछते हैं कि आपसे किस में करना है, करेंट अकाउंट में करना है, सेविंग अकाउंट में करना है, फिक्स FD बनवाना है, क्या करना है. आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो. मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आता है आप कन्फ्यूज़ जाओगे. तो हम वो समझ लेते हैं कि वो डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, वो कौन से अकाउंट होते हैं. फर्स्ट इज़ टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट, या जिसको हम टाइम डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं. यानी एक ऐसे डिपॉजिट जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बंधे हों और उससे पहले आप नहीं विदड्रॉ कर सकते. जैसे आपने कई बार सुना होगा FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं. सपोज़ करिए किसी ने 2 ईयर्स की FD बनवाई, तो इसका मतलब क्या है? अगर सपोज़ करो आप 50,000 की FD बनवाते हो फॉर 2 ईयर्स, कितने के लिए? 50,000 की अगर आप FD बनवाते हो फॉर 2 ईयर्स, तो इसका मतलब ये है आप उस 2 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन के बीच में इस 50,000 को विड्रॉ नहीं कर सकते.
आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ना ही आपको कोई चेक इशू किया जाएगा कि आप जब 2 ईयर्स के बाद आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो तो आप इसको चेक से विड्रॉ कर लीजिए, नहीं, आपको चेक नहीं दिया जाता। आप इसके लिए विड्रॉ करोगे तो आप नॉर्मली जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपके अकाउंट में सीधे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे कि आपके पास मिल जाए। उस टाइम ड्यूरेशन से पहले नहीं निकाल सकते। और सपोज करो एनी हाउ अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, आप चाहिए ही चाहिए पैसे, तो एफडी तोड़वानी पड़ती है और आपको उसके बदले कुछ पेनल्टी पे करना पड़ता है, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट टर्म डिपॉजिट। अब हमारा दूसरा क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट नाम से ही क्लियर कर रहा है ऑन डिमांड, जब मैंने चाहा तब मुझे पैसा मिल गया मेरा। यानी ऐसे डिपॉजिट दैट कैन यू कैन विदड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब चाहो तब आप कर सकते हो। ये बेसिकली ध्यान रखिएगा 2 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बैंक में कुछ सेविंग अकाउंट होते हैं, राइट, और कुछ क्या होते हैं, करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल खुलवा सकता है। आपका अगर मान लीजिए आप एज अ चाइल्ड हैं तो आप भी अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपके भी कोई टेंशन नहीं है। और कोई अन्य इंडिविजुअल चाहे वो अर्निंग मेंबर हो या ना हो, अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन करेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को ही इशू किया जाएगा, या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके नाम पर कोई बिजनेस चल रहा है, उसकी अथॉरिटी आ जाती है, ऑथराइज सिग्नेचर उसका रहता है। लेकिन करेंट अकाउंट बेसिकली फर्म्स के नाम पर ही आपका स्टार्ट किया जाता है। होता क्या है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार बिजनेस पर्सन होते हैं, अब आपने 10 लाख का चेक पेमेंट करना है किसी को, आपने चेक इशू कर दिया, राइट, तो वो कौन से अकाउंट से जाता है, टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट से जाता है, राइट। आपको आज ज़रूरत है, आपने आज डिमांड किया, आपने आज के आज उसको पे कर दिया, दैट इज करेंट अकाउंट फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट, राइट। बहुत से लोग सेविंग्स होते हैं, सेविंग्स में जब चाहे हमने एटीएम चले गए, हमने कहा चलो ठीक है 10,000 रुपीज़ निकाल लाते हैं, चलो ओके 12,000 रुपीज़ निकाल लाते हैं, यानी ऑन डिमांड जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चेक तो मिलता ही मिलता है, करंट अकाउंट का केस हो या सेविंग अकाउंट का केस हो, आपको चेक ज़रूर मिलता है डिमांड डिपॉजिट के केस में। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो सेविंग और करंट अकाउंट के बीच में है। वही चेक जो आपको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के लिए मिलते हैं, करंट अकाउंट के केस में आपका जो चेक है वो आप इनफाइनाइट टाइम्स एक दिन में कितने भी चेक आप इशू कर सकते हो, राइट। कंडीशन है कि आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए उतना, इनफाइनाइट टाइम्स आप कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, बैंक्स कमांड दे देती हैं ये कुछ लिमिट तक ही, सेविंग अकाउंट में आप कुछ लिमिट तक ही चेक इशू कर सकते हो, उस लिमिट से ज़्यादा आप चेक इशू नहीं कर सकते। कुछ अमाउंट भी फिक्स होता है, वो आजकल तो सेविंग अकाउंट भी बहुत सारे वैरायटी के हो गए हैं। कई बार एज ए सपोज करो एन एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का अकाउंट भी वो कई बार सेविंग अकाउंट के उसमें कंसीडर कर लेते हैं टर्म्स में। बहुत से अकाउंट ऐसे हो गए हैं सेविंग प्लस एफडी में हो गए हैं, सर्टेन अमाउंट आपका फिक्स रहेगा, वो तो आपके अकाउंट में रहेगा, उसके ऊपर जैसे सपोज करो किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस है और उसने कमांड दे रखी है कि 25,000 तक का उसके सेविंग अकाउंट के तौर पे रहेगा और बाकी का जो भी सरप्लस होगा वो उसका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आजकल डुअल प्रॉस्पेक्ट्स आ गए हैं, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बेसिक हमारा जो डिफरेंस है जो हमने पढ़ा वो आपका 2 चीज़ों के बीच में पड़ा, एक तो आपका टर्म डिपॉजिट और दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट वो जिसके लिए चेक इशू नहीं होंगे, डिमांड डिपॉजिट वो जिसके लिए चेक इशू हो सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में टाइम पीरियड फिक्स है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है आपके पास। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि आपके पास मनी सप्लाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कैलकुलेट करना हो कितना है, तो उसके कुछ मेजर्स हैं या मेथड्स के नाम से भी आता है कई बार आपके पास कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड बेसिस पर आ चुका है, राइट। इसका 1 मार्क का या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉड कॉन्सेप्ट। सी डिफरेंट जो मेजर्स हैं, एक्चुअल में मेजर्स M1, M2, M3 एंड M4 हैं, जिसको कैटेगराइज कर दिया गया है। M1 और M2 कैटेगराइज हैं नैरो कॉन्सेप्ट के लिए, M3, M4 कैटेगराइज हैं आपके ब्रॉड कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। अब आता क्या है इसमें, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन
M1। ये क्या शो करता है कि ये वो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 ऐसे भी आप जान सकते हो। M1 वो जहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉम्पोनेंट्स बताए गए हैं कि इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी पहला क्या लिखा है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है, चाहे पेपर कॉइन्स हों, पेपर नोट्स हों या फिर आपके पास कॉइन्स हो, आपके घर में जो भी पैसा है आज की तारीख में हर एक इंडिविजुअल के पास, वो क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। हम उसको पता कर लें। प्लस दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास रखे हुए डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखना, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात हुई है, टर्म डिपॉजिट्स की बात नहीं हुई। हर तरीके की डिपॉजिट्स की बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स, यानी जो कि आप कभी विड्रॉ कर सकते हो। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास डिमांड डिपॉजिट्स, वो आपके क्या कहलाएंगे, M1 के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। आप सभी को पता है हर कंट्री के अंदर एक ना एक उस कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को करेंसी सप्लाई करती है, मनी सप्लाई करती है, उसको रेगुलेट करती है, कैसे कब कौन सी करेंसी निकालनी है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि अपना पहले 500 का 1000 का नोट था, फिर चेंज हो गया, अभी 2500 का आ गया। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, वो आपका RBI। अपना RBI क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो हमने कहा जितने भी डिपॉजिट्स किसके पास हैं, आपके रिजर्व बैंक के पास है। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं फिर से बता देती हूँ। जो आम जनता के पास पैसा है, जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और जितना भी RBI के पास डिपॉजिट्स हैं। अब वो RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ये देखिए एरो करके हमने 3 लिखे हुए हैं। क्या, पहला डिमांड डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स ही आएंगे। डिमांड डिपॉजिट जो कि RBI के पास हैं, किसके, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे, सिंपल नॉर्मल जितनी भी आपकी बैंक्स हैं, बैंक्स भी मान सकते हो, जैसे जितने भी आपके पास आपका ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका PNB हो गया, या फिर आप LIC भी मान सकते हो। LIC इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने यहाँ के कुछ अमाउंट को RBI में डिपॉजिट करते हैं। जैसे आप एन इंडिविजुअल हो, आपके पास अमाउंट है, आपने किस पे जमा किया, कमर्शियल बैंक्स में जमा किया। ऐसे ही बैंक्स भी अपने यहाँ का कुछ अमाउंट RBI के पास जमा करते हैं, क्योंकि बैंकर्स बैंक जिसको हम बोलते हैं, RBI क्या है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर एक छोटे मोटे बैंकों का बैंक जिसको अपन बोल सकते हैं। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स अपने RBI के पास रखता है, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में या कभी भी फाइनेंशियल रिस्क है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको लग रहा है फाइनेंशियल नीड है और उस वक्त इनको पैसे की ज़रूरत है, तो ये RBI से अपना वो डिपॉजिट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ करो अभी लॉकडाउन के दौरान आपको पैसे खर्च करने हैं, राइट। अब आपने क्या किया, आपके पास ATM कार्ड इशू है, आप डिमांड डिपॉजिट ही, तो आपके पास सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है या करंट अकाउंट में आपके पास जो पैसा है, आपने क्या किया, आपने विड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट, ज़रूरत पड़ने पर आपने विड्रॉ कर लिया। सेम वैसे ही इन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कभी भी फाइनेंशियल नीड हो तो ये अपना RBI से अपना खुद का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, RBI के पास अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। दूसरा आता है फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का भी RBI के पास कुछ डिमांड डिपॉजिट्स होता है। कैसे, जैसे हर एक इकोनॉमी में वहाँ की एक सेंट्रल बैंक होती है, और सेंट्रल बैंक क्या करती है, जिन जिन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ की सेंट्रल बैंक्स कुछ ना कुछ पैसा दूसरे कंट्री की सेंट्रल बैंक में कुछ डिपॉजिट के तौर पर रखती हैं। जैसे हमारी RBI ने चाइना हो, जापान हो, आपका अमेरिका हो, इन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक में अपना कुछ पैसा एज अ डिमांड डिपॉजिट जमा करके रखा है। क्यों कर रखा है, ऑल ऑफ सडन सपोज करो इनको पैसे की ज़रूरत हो तो ये क्या कर सकते हैं, मनी की ज़रूरत हो तो ये उन कंट्री से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेम वैसी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो हमारे इकोनॉमी में RBI में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, कभी उन्हें सिचुएशन में ज़रूरत हो तो ये विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा आता है DT ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको याद हो मैंने पहले भी बताया था
जब हम लोगों ने नॉर्मल रेजिडेंट वाला पढ़ा था तो आपको याद हो, उसमें मैंने सिटीजन्स वर्किंग इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, याद हो। ये वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आजकल आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे हो। इन ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी अपना कुछ डिमांड डिपॉजिट्स रखवाती हैं हर कंट्री में, जिसकी जो कंट्रीज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होती हैं। जैसे सपोज करो IMF के कुछ कंट्रीज़ मेंबर्स जो हैं, उन मेंबर कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक में कुछ ना कुछ पैसा IMF का ऑलरेडी डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पर जमा होता है, राइट? समझ आया? तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी का जो रिज़र्व बैंक है, अगर वो डिपॉजिट्स रखता है किस किस के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, इन तीनों ही वैरायटी के कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर हमारे यहाँ RBI में रखा होता है, वो भी हमारी M1 की कैलकुलेशन में आ गया, राइट? जिसको हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा पैसा है जो कि इनके पास इन कैश रहता है, राइट? करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, कैश में हुआ। डिमांड डिपॉजिट जो इनको ऑब्वियसली आता है ऑन डिमांड कभी भी देना पड़ेगा, राइट? तो ये भी कैश फॉर्म में ही माना जा सकता है। और तीसरा अदर डिपॉजिट विद द RBI, राइट? तो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ये। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ M1, तो आप अगर 3 पूछे जाते हैं तो इन तीनों का नाम लिखोगे। ये डिटेल वाला मत लिखिएगा, ये वाला जो डिटेल है इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन 1 मार्क में अगर आपके पास आता है कि बताइए व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स, तो आप इन तीनों का नाम दोगे। अगर 2 पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ इन दोनों के, इनिशियल जो दोनों है ना, इन दोनों का आप नाम दोगे। बुक में आप देखोगे तो आपको यही चीज़ C+GD+OD के नाम से दिया गया है। आप बुक रीड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट कम टू द सेकेंड मेथड दैट इज़ मैंशनड M2 अब आसान है आपको रीड करना। M2 में क्या आता है, M1 के सारे कॉन्सेप्ट, यानी वही तीनों, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। बस इसमें आपको ऐड ऑन क्या करना है, डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आप लोगों ने कई बार देखा हो, हम लोग सभी हर एक छोटे छोटे गांव में भी हर जगह आपका पोस्ट ऑफिस ज़रूर होता था। बैंक्स तो बाद में आए हैं, पोस्ट ऑफिस की सुविधा तो आपको पहले से ही दी जाती थी, और पोस्ट ऑफिस आपके हर छोटे से छोटे गांव तक की फैसिलिटी में दिया गया। तो इनिशियल बहुत पहले ज़माने में लोग पोस्ट ऑफिस में ही अपना पैसा डिपॉजिट कराया करते थे। तो हमने क्या कहा, उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स है, अगर हमारे यहाँ ये पता चल जाए कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके सेविंग अकाउंट में लोगों ने कितना पैसा जमा कर रखा है, ये भी तो करेंसी हुई, मनी सप्लाई हुई। तो M1 में प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो जो कि आपका पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं उनको, तो वो आपका क्या कहलाएगा, M2। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका M3 के अंदर क्या आता है, आप M1 के कॉन्सेप्ट ऐड कर दो प्लस। अब क्या होगा, M2 का जो दूसरा वाला हमने पढ़ा था ना, ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट। अब देखो वर्ड आया, क्या आया, टाइम डिपॉजिट, यानी टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। आ गई वाली बात। कमर्शियल बैंक्स में 2 तरीके की बेसिकली आपके पास डिपॉजिट होते हैं, एक तो टाइम डिपॉजिट्स और एक हमने यहाँ पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट तो इस M1 में कवर हो गए, राइट? क्या बचा था हमारा बचा था डिमांड डिपॉजिट्स, तो वो हमारा क्या बचा था, टाइम डिपॉजिट्स, वो यहाँ आ गया। और जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स था वो किसके अंदर आ गया, M1 के अंदर, दोनों आ गए, यानी ये टोटल डिपॉजिट्स आ जाता है। ये बिल्कुल सही आया कि बैंकों में जो भी पैसा चाहे कैश के तौर पर हो, चाहे डिपॉजिट्स में हो, टाइम डिपॉजिट्स में, चाहे डिमांड डिपॉजिट्स में, वो सब आपका आ गया इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। M1 प्लस M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स में। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द बुक एंड कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी, उनका भी ये मानना है कि अगर हमें ये जानना हो ना कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एट प्रेजेंट कितनी है, तो इन चारों मेथड में M1, M2, M3 और M4 में बेस्ट आता है M3 कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वो सारे पॉइंट्स बता देता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल पोजीशन कहाँ है,
किस वक्त हमें ये कैलकुलेट करना हो, आज की तारीख में अगर आप भी आज भी कैलकुलेट करना चाहो तो जो मैथ्स मेथड है ना वो हमारे पास M3 ही है, राइट। लास्ट आते हैं M4 में। M4 के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, M3। अब देखो ये वाले कॉन्सेप्ट आ गए दोनों आपके, प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे जो हमने पैसा जमा किया हुआ था वो सभी पोस्ट ऑफिस का भी अमाउंट आपके पास इसके अंदर आ गया। अब आपके पास कुछ नहीं रह गया। अब बोलो कि मैम M3 से पहले तो M4 आ गया, M4 ने तो सब कुछ ले लिया, लेकिन नहीं। कई बार क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में हमारे कुछ डिपॉजिट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें कैलकुलेट नहीं करने होते हैं, जो हमारे डबल कैलकुलेशन कर देते हैं। इसलिए M4 को बेस्ट मेथड नहीं माना गया, बेस्ट मेथड माना गया है सिर्फ आपके M3 को। इसका सिंपल सा रीज़न, क्योंकि आपके पास सभी कुछ जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी इसके अंदर आ जाती है, M1 के कॉन्सेप्ट के अंदर भी आ जाती है और आपकी नेट टाइम डिपॉजिट्स की वजह से इसके अंदर आ जाता है आपका। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम बात करते हैं ना कि टोटल डिपॉजिट्स, ये एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि पोस्ट ऑफिस में साइड डिपॉजिट्स का मतलब कौन कौन से डिपॉजिट हो गए। क्या हमारे पास एक वर्ड आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, NSC, मैं फिर से लिख देती हूँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो आपका इनमें अमाउंट डिपॉजिटेड जिसका है, एक ऐसे सर्टिफिकेट है जिसमें पैसा लगा हुआ है हमारे पास, हमें पता है कि पैसा है लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वो इमेच्योरिटी पे आपको मिलता है। तो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस के केस में हम NSC को नहीं लेते, बाकी सारी डिपॉजिट्स ले लेते हैं। मतलब फिक्स डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स तो कंसीडर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पैसा जो कि आपका NSC में लगा हुआ है वो इसका हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए कुछ क्लॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से M4 को बेस्ट मेथड नहीं माना गया, बेस्ट मेथड माना गया आपका M3। एम आई क्लियर? मैं फिर से आपको बता देती हूँ, फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसी पार्ट का। आपके पास आता है पहला मेजरमेंट्स हैं, मैथड्स हैं, मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। M1, M2, M3, M4 4 मैथड है, जिसमें M1 कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एग्जाम में भी, जिसमें पूछ लेता है बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर से 1 मार्क का और 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। तो 1 मार्क्स में आपसे कई बार कॉन्सेप्ट्स ये पूछ लेता है कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं आपके M1 में, तो आपको इन्हीं तीनों का नाम लिखना होगा, किस किस का। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। डिटेल्ड पूछ ले यही चीज़ 4 मार्क्स में, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके साथ ये भी आपको बताना होगा, राइट। और उसके अलावा आपके पास M2 में क्या आता है, M1 और जितने भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में आपके पास डिपॉजिट्स है। आपके पास M3 के अंदर क्या आता है, M3 के अंदर आता है आपके पास जितने भी M1 के कॉन्सेप्ट हैं प्लस आपकी कमर्शियल बैंक्स में किया गया टाइम डिपॉजिट्स, वो क्या कहलाते हैं आपके M3 और M4, जहाँ पर आपके M3 भी आ गया प्लस जितने भी पोस्ट ऑफिस में आपके डिपॉजिट्स हैं एक्सेप्ट NSE को छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो आपके आ जाते हैं। पर चारों में बेस्ट मेथड क्या है आपका, चारों में बेस्ट मेथड है M3। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक दो टर्म्स हैं जो आपसे पूछ ले जाते हैं कई बार 1 मार्क्स में, वही हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी, या आपके पास इसको टर्म को यूज़ किया गया एक ऐसा मनी जो कि हमें ये बताता है हार्ड कैश जिसको हम कह सकते हैं हाई पावर्ड मनी। देखो नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है एक ऐसा मनी का फॉर्म जिसमें हाईली पावर हो, हाईली पावर मतलब जो रेडी टू यूज़ हो। कैसा? जैसे फर्स्ट पॉइंट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जितना भी पैसा है वो। वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, वॉल्ट कैश मतलब नॉर्मल जो हार्ड कैश होता है, पेपर और कॉइन्स के बेसिस पर जो कमर्शियल बैंक्स में पैसा है वो आपका क्या कहलाता है, वॉल्ट कैश। और तीसरा आता है कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI। जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। सेम देखो वही चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक के पास वॉल्ट कैश यानी जो कि आपके पास कैश है कॉइन्स के तौर पे और पेपर के फॉर्म्स में, और जो कि आपके पास RBI के पास रिजर्व्स हैं। वही चीज़ें आपकी यहाँ पे रिपीट हुई हैं। सी तो हम बात क्या करते हैं, हाई पावर्ड मनी जो कि आम जनता के पास पैसा है, जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास वॉल्ट कैश है, और
जितना भी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स का रिजर्व्स रखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, हाई पावर्ड मनी, या जिसको कई बार हम बैंक मनी भी आपके पास करके रिपीट आ सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द मोस्टली लीस्ट ही है, बेसिकली वो आपके पास ख़त्म चैप्टर, टॉपिक ख़त्म, मनी। मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो करता कौन कौन है, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। आप सभी को पता है हर एक इकोनॉमी की गवर्नमेंट है। जैसे अभी बजट में अपने को पैसे ज़रूरत पड़े, अभी आप देख रहे हो कि ये लॉकडाउन के दौरान हर एक मज़दूर के अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जितने भी जन धन योजना के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी को 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया। तो ये कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ही तो दे रही है। तो हमारी इकोनॉमी में अभी इस वक्त मनी सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, हर टाइम होता है। सेंट्रल बैंक ऑब्वियस रहता है, ये तो इशू ही करते हैं, यही आगे कमर्शियल बैंक्स को देते हैं और कमर्शियल बैंक्स हमको देती हैं पैसा, तो कमर्शियल बैंक्स भी आ गया, कमर्शियल बैंक्स भी हमारे सप्लाई। तो सप्लायर्स को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका रीज़न कई बार ध्यान रखना, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, कैलकुलेट करते हैं ना M1 M2 M3 M4 के मैथड से, उस वक्त द मनी हेल्ड विद द सप्लायर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो भी हमारी अमाउंट इन लोगों के पास होती है, इन द सेंस कि ऐसे लोग जो कि ऑब्वियसली होते हैं सप्लायर्स हैं, अगर इनके पास रखा हुआ पैसा भी तुम कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे यहाँ जो एक्चुअल पोजीशन है मनी सप्लाई की वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। इन शॉर्ट, द मनी दैट इज हेल्ड विद द सप्लायर्स ऑफ मनी would not be considered while calculating the calculation of money supply in an economy at any particular point of time. Am I clear? ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है आपके पास रेगुलेट आप सभी को पता होगा, रेगुलेट और सप्लायर में अंतर है, रेगुलेटर और सप्लायर। मनी के सप्लायर तो ये तीनों हैं, लेकिन जो मनी का रेगुलेटर है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक है। ऐसा क्यों? हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट होती है, रेगुलेट होती है, वो इशू कौन करता है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, सिर्फ आरबीआई, राइट। उसका गवर्नर आपने देखा होगा, गवर्नर के साइन होते हैं, गवर्नर इशू करता है। तो रेगुलेटर तो कौन है, आरबीआई है, और सप्लायर कौन है आपके, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि सप्लायर्स को अथॉरिटी नहीं मिलती है कि नोट इशू करो, आप करेंसी इशू करो, लेकिन रेगुलेटर को अथॉरिटी मिलती है कि आप करेंसी इशू कर सकते हो। वरना गवर्नमेंट को मिल जाती है अथॉरिटी तो सोचो हमारी इकोनॉमी कितनी करप्टेड वो हैं, पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट पार्टीज, अथॉरिटीज़। सोचो आज क्या ही मनी वो इशू करती है और हमारी इकोनॉमी में कितनी वैरायटी की करेंसीज होती कि नहीं, बिल्कुल होती। तो इसीलिए जो करेंसी इशू करने की अथॉरिटी है वो आपको दी जाती है रेगुलेटर को, लेकिन जो सप्लाई करते हैं वो कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। इन सबको एंड करने के साथ मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाना चाहूँ, शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमारी इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉइन्स हैं, क्या हैं, कॉइन्स एंड 1 रुपी का नोट ऑफ 1 रुपी, ये इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी कॉइन्स हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, मेटालिक कॉइन्स और 1 रुपी के नोट के इशूइंग अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और वहीं पर हमारे यहाँ 2 रुपीज़ से लेकर 2000 के जितने भी नोट्स इशू होते हैं, क्या होते हैं, नोट्स इशू होते हैं, वो इशू करता है आपका सेंट्रल बैंक। क्लियर? आई होप all of you have understood the topic money, and here it ends, nothing is remaining for the topic money। आप सभी का पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है बैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।